जी, जी, सुन रहा हूँ मैडम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो इट इज़ अबाउट साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स। इट इज़ फोर्थ पैरामीटर जो हम कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम 3 कर चुके हैं, बल्कि 4 कर चुके हैं। कल्चरल, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी एंड सोशल, ये 4 पैरामीटर्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम साइकोलॉजिकल को देखेंगे और बाकी जो 2 पैरामीटर्स बचे आप लोगों के बच गए हैं, वो है रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल पैरामीटर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कमिंग लेक्चर्स होंगे उनमें मैं वो भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स। इसमें डिफरेंट जो हैं, मैंने हेडर्स बनाए हैं और उन हेडर्स के थ्रू हम समझेंगे कि साइकोलॉजिकल पैरामीटर एक्चुअली में क्या है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं। लेट मी यूज़ स्पॉटलाइट फर्स्ट। ओके, इसमें कुछ मिथ्स एंड रियलिटीज़ हैं। हर सोसाइटी की अपनी अपनी होती हैं, कुछ मिथ्स होती हैं, कुछ रियलिटीज़ होती हैं, सिंबल्स हैं, इमेजेस। वर्ल्ड वाइड देखेंगे कि कंट्री का क्या है या ओवरऑल बाकी कंट्रीज़ का क्या होता है। लेजेंड्स देखेंगे कि हर सोसाइटी के डिफरेंट होते हैं। फेयर एंड इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। नेशनल करेक्टर आता है इसमें और नेशनल कॉन्शियसनेस आती है। तो वन बाय वन इन तमाम जो हेडर्स हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। Okay, first one is myths and realities. Myths and realities means some facts and some fabrication in the country. कुछ हकायक होते हैं और कुछ बना लिए जाते हैं, कुछ बातें होती हैं। मिथ का मतलब ये होता है कुछ बातें। ये मैंने बताया हुआ है कि पाकिस्तानी नेशन इज़ ए ब्रेव नेशन, इट इज़ अ रियलिटी। ये बाहर की कंट्रीज़ में इस खित्ते को बहुत ब्रेव खित्ता समझा जाता है। जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, साउथ एशियन जो नेशंस हैं वो ब्रेव नेशंस कहलाती हैं। तो ये एक रियलिटी है। इसी तरह सिख इज़ ए स्टूपिड नेशन, तो ये एक मिथ है। वो एक स्टूपिड नेशन नहीं है, ये एक बनाई हुई बात है। या जिस तरह से कह लो कि पठान बेवकूफ़ होते हैं, तो वो एक बनाई हुई बात है कि मिथ है। या जिस तरह से कह लो कि वमन जो है वो वीक है, तो ये एक मिथ है, ठीक है। तो इस तरह की जो कुछ मिथ्स होती हैं किसी सोसाइटी में और कुछ रियलिटीज़ होती हैं। तो बीइंग ए सीएसएस स्टूडेंट और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मिथ्स क्या हैं एंड रियलिटीज़ क्या हैं। द नेक्स्ट वन इज सिम्बल्स। बच्चे आपको पता होना चाहिए कि सिंबल्स क्या हैं। मतलब मॉस्क अब मुसलमानों का एक सिंबल है। जहाँ कहीं भी आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप भूटान चले जाएं, नेपाल चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं, आप यूरोपियन कंट्री स्विट्ज़रलैंड में चले जाएं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में चले जाएं, बाल्कान स्टेट्स में या लैटिन अमेरिका चले जाएं, तो वहाँ जहाँ कहीं भी आपको मॉस्क नज़र आएगी तो आपको पता खुद ब खुद चल जाएगा कि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। या यहाँ पे अगर वहाँ पे चर्च आपको नज़र आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है। या मंदिर होंगे तो हिंदू कम्युनिटी रहती है। तो ये जो सिंबल्स होते हैं, यानी मॉस्क, चर्च या मंदिर, ये हर एक डिफरेंट कम्युनिटी को शो करते हैं। तो हमारा जो है वो मॉस्क हर तरफ होंगे, चर्च भी होंगे, क्योंकि 3% जो है वो माइनॉरिटीज़ हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो दूसरे नंबर पर वेल। अब कुएँ रूरल एरियाज़ में जाएँ या थोड़ा सा पीछे जाएँ, अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। अब वहाँ पे जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं या मोटर व्हीकल्स हैं, उन्होंने जो है उसकी जगह ले ली है। जनरेटर्स ने जगह ले ली है। टरबाइन जो हैं वो यूज़ होने लग गई हैं। लेकिन पहले वेल यूज़ होते थे, जो उसको ज़मीनों को सैराब करने के लिए। अभी भी होंगे शायद एरियाज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में होंगे, लेकिन बहुत रेयर हैं। बट ये एक सिंबल है। उसके बाद मोनोमेंट्स हैं, जैसे फैसल मॉस्क है या मीनार पाकिस्तान है। तो हर कंट्री का, हर सोसाइटी का डिफरेंट मोनोमेंट्स होते हैं, ये भी आपको पता हो। जैसे इंडिया का ताजमहल है, तो उससे पता चल जाएगा। अगर कोई आपको पिक्चर दिखाया और पिक्चर दिखा के ताजमहल की और ये कहे कि कंट्री गेस करो, तो एवरीबडी कैन गेस दैट इट इज़ इंडिया। तो वो करेगा। अगर कोई स्टैचू ऑफ लिबर्टी अगर कोई दिखाए और ये कहे कि, या किसी इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पिक्चर दिखा के तो कहे कि गेस कंट्री, तो आप इजीली गेस कर लेंगे कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो किस कंट्री का है, ठीक है। तो जैसे बुर्ज खलीफा है। तो इस तरह से डिफरेंट मोनूमेंट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। देन आर्किटेक्चर है, जैसे जैसे शाही किला है। इस तरह के हमारे बहुत ज़्यादा सारे हैं। जैसे इधर घंटा घर है फैसलाबाद में।
लाहौर में बहुत सारे हैं, जैसे जो है वो डीजी खान में देख लें, साहिवाल में देख लें, जो डिफरेंट जो सिटीज़ हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट मोनूमेंट्स, सॉरी, आर्किटेक्चर्स होते हैं जो शो करते हैं एक कंट्री को, जो है वो कि उसकी आइडेंटिटी के लिए, कि जिसमें वो डिफरेंस क्रिएट होता है एक सोसाइटी का दूसरी सोसाइटी से। तो ये साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स में आते हैं सिंबल। तो आपको पता होना चाहिए बीइंग ए सीएस स्टूडेंट्स के किस कंट्री का क्या सिंबल है, या किस कम्युनिटी का क्या सिंबल है। नेक्स्ट है इमेज। इमेज इज वर्ल्ड वाइड। हमारा या किसी भी कंट्री का क्या इमेज है, आइदर वो पीसफुल है, अग्रेसिव है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, उसका जो बैकग्राउंड है वो है। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, इट इज़ एडिशनल। ओके। अब यूएसए को देख लें। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक पावरफुल है, सुपर पावर है। जब भी अमेरिका का नाम जेन में आता है तो यही जेन में आता है कि इट इज़ पावरफुल कंट्री। पाकिस्तान का अगर नाम जेन में आए तो इट इज़ स्ट्रगलिंग प्रोसेस में है, ठीक है, ये डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जा रही है, ठीक है। उसके बाद नाइजीरिया को देख लें तो वो एक पुअर कंट्री है। इंडिया को देख लें तो वो उसका आता है ये कि वो हमारी एक डायरेक्ट एनिमी है। चाइना को देखें तो पता चलता है कि जी वो एक सेकंड सुपर पावर है, और वो हमारी नेबरिंग एक फ्रेंडली कंट्री है। अफगानिस्तान, जिस कंट्री का नाम लेंगे उसके हिसाब से उसका एक वर्ल्ड वाइड इमेज सेन में आता है। तो आपको ये पता हो कि किस कंट्री का क्या इमेज है। द नेक्स्ट वन इज लेजेंड्स। इसमें हीरोज आते हैं। देखें कि हमारी सोसाइटी के हीरोज़ कौन से हैं। डिप्लोमेट्स आते हैं, इसमें राइटर्स आ जाती हैं, इसमें डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं, सेलिब्रिटीज़ आ जाती हैं। अब हीरोज़ में जैसे आप कह लो कि अगर हम हीरो कंसिडर करें तो अभी जो पिछले दिनों में जो इंडिया के साथ सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो उसमें हमारे दो हीरोज़ जो थे जिन्होंने अभिनंदन का जो जहाज़ था वो मार गिराया था और उसको पकड़ा था, तो वो हमारे हीरो है, ठीक है। निशाने हैदर के जो साथ हैं वो हमारे हीरोज़ हैं। उन्होंने अपनी गाज़ी जो इलमदीन शहीद है वो हमारा हीरो है। इसी तरह से जो भी कोई एक स्पेसिफ़िक एक पर्टिकुलर एक ख़ास काम करता है, सैक्रिफ़ाई करता है अपने आप को फॉर द इमेज ऑफ, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ, फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री, तो वो हीरो होता है। इसी तरह से जो सर्व करते हैं एक दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, हमारे जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो भी हमारे लेजेंड्स में आते हैं। राइटर्स हैं, एक इमेज डेवलप करते हैं, एक सॉफ्ट इमेज डेवलप करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो वो लेजेंड्स में आते हैं। फिर सेलिब्रिटीज़ हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, लामा इकबाल है, कायद आज़म है, हमारे पोइट हैं, हमारे जो डिफरेंट कह लो कि जैसे शर्मीन उबैद चुनाय है, तो ये ऑस्कर अवार्ड मिला है इसको, तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है। मलाला यूसुफ़ज़ई है, पर्सनैलिटी है, पाकिस्तान से बिलोंग करती है। तो अभी मोहम्मद अली जो है वो सदपारा जो जिन्होंने केटू सर की है। तो ये हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि लेजेंड्स के तौर पर जानी जाती हैं। तो इस तरह हर सोसाइटी की, हर कंट्री की, हर कम्युनिटी की अपने लेजेंड्स होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से हैं। देन फियर एंड इनसिक्योरिटीज़, मतलब कि वर्ल्ड वाइड एनिमी कौन है। जैसे इंडिया और इसराइल हमारे वर्ल्ड वाइड एनिमीज़ हैं, ठीक है। इंडिया का जब भी नाम सामने आता है तो एक डायरेक्ट एनिमी के तौर पर आता है। इसराइल को हमने स्टिल अभी तक एम्ब्रेस नहीं किया है, तो ये हमारा एनिमी है। उसके बाद यूनिटी किन के साथ है, अलायंसेस किन के साथ है। अब अलायंसेस का मतलब मैंने यहाँ समझा दिया है कि यूनियन और एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। एक उनका जैसे नाटो की एग्जांपल दिए मैंने ऊपर, कि एक जैसे ईसीयू है, जैसे एससीयू है, इस तरह आप ये कह लो कि सार्क है, तो ये भी एक एग्जांपल है अलायंसेस की, ठीक है। एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो एक एसोसिएशन बना दी जाती है या ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है, तो उसको अलायंसेस बोलते हैं। तो वो भी पता हो कि ओवरऑल पाकिस्तान की क्या है और बाकी कंट्रीज़ की क्या है। तो फिर जब आप कर रहे होते हो, एनालिसिस कर रहे होते हो, या उसमें आप हेडर्स निकाल रहे होते हो, तो साइकोलॉजिकल पैरामीटर को पे जब आप आएंगे कि साइकोलॉजिकली हम कहाँ पर जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, कहाँ पर हमारे बेनिफिट्स हैं, कहाँ पर हमारे जो है हम लैक कर रहे हैं, तो इसको अगर आप सामने रखेंगे तो आपको हेडर्स निकालने, वेरिएबल निकालने आपके लिए ईजी हो जाएंगे ऐसे में।
देन नेक्स्ट वन इज नेशनल करेक्टर, ये इट मीन्स के ओवरऑल मेंटालिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की ओवरऑल मेंटालिटी क्या है। अब हम, मैं तो ये समझती हूँ कि हम अनसिविलाइज्ड हैं, हम ब्रेव हैं, हम ब्रेव नेशन है, बट हम स्टूपिड नेशन है, हम अनसिविलाइज्ड नेशन है। हमें इतना नहीं होता कि हमने, अगर हम यहाँ पे फॉरेनर्स हैं, मेजोरिटी जो है मैंने ये देखी है कि वो फॉरेनर्स की रिस्पेक्ट नहीं करती, जबकि करनी चाहिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेंटालिटी, क्योंकि ये ओवरऑल जो मेंटालिटी होती है उसके बेस पर किसी भी कंट्री का जो वर्ल्ड वाइड इमेज होता है वो सेट होता है। तो अगर आप इंडिविजुअल बेस पर अपनी मेंटालिटी को सेट कर रहे हो तो इट मीन्स के वो कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो जो कि आप सिटीजन है आप एक नेशन के, तो इट मीन्स कि आप डायरेक्टली उसको वर्ल्ड वाइड उसका जो सॉफ्ट इमेज है वो प्रमोट कर रहे हो। देन नेक्स्ट वन इज नेशनल कॉन्शियसनेस। ठीक है, नेशनल कॉन्शियसनेस मीन कैपेसिटी फॉर द चेंज, कि एक जो लोग हैं उस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उस उनके अंदर वर्थ कितनी है, कि वो चेंज की कैपेसिटी कितनी रखते हैं। ठीक है, कितना वो चाहते हैं कि हम चेंज हों। अब जैसे आप देखो कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। हमारी जो ओआईसी है वो एक डेड हॉर्स बन चुकी है। वो क्यों पीछे है? क्योंकि वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या मॉडर्न जो मशीनरी है, जो तरीके हैं, वो उसको अडॉप्ट नहीं करती है। वो बीच में इस्लाम को ले आती है, और इस्लाम ने जबकि कहा है कि जुमा और इज्तिहाद के ज़रिए कोई भी न्यू इश्यू इशू अराइज होता है तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो हम इज्तिहाद भी नहीं करते, हम इज्तिमा भी नहीं करते, और उन प्रॉब्लम से को सॉर्ट आउट भी नहीं करते, और हम उनको अडॉप्ट भी नहीं करते, और हम पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये रीजंस हैं इस चीज़ की कि कैपेसिटी फॉर चेंज कितना है, कितनी नई चीज़ों को एक सोसाइटी अडॉप्ट करती है। तो दिस इज़ ओवरऑल साइकोलॉजिकल पैरामीटर, और हमने इसके सारे हेडर्स देख लिए, मिथ्स एंड रियलिटी देख ली, सिंबल्स देख लिए, वर्ल्ड वाइड इमेज देख लिया, लेजेंड्स, नेशनल कॉन्शियसनेस, नेशनल करेक्टर एंड फियर एंड इनसिक्योरिटीज़ देख ली। अगर इससे रिलेटेड पैरामीटर से रिलेटेड अगर बच्चे आपके जहन में कोई एम्बिग्यूटी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछिए।